नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक ज़माना था, एक समय था जब गुजरात मॉडल की चर्चा देश भर में थी, दुनिया भर में थी। उसको बड़ी तारीफ के नज़रों के साथ देखा जाता था। ये माना जाता था कि ये जो गुजरात का मॉडल है वो देश के लिए विकास का मॉडल बन सकता है। गुजरात का मॉडल अगर राष्ट्रीय स्तर पर अपना लिया जाए तो देश गुजरात की तरह तरक्की करने लगेगा। लेकिन 10 साल या यूं कह लें कि 12 साल बाद वो गुजरात मॉडल एक बदनामी का सबब बन गया है। अब गुजरात मॉडल की कोई भी चर्चा उसकी आलोचना के बिना नहीं होती है, उसकी निंदा भर्त्सना के बिना नहीं होती है, उसकी पोल पट्टी खोले बिना नहीं होती है, क्योंकि ये अब मान लिया गया है और ये सिद्ध हो गया है कि गुजरात मॉडल एक बहुत ही खोखला मॉडल था और जिसको मीडिया के ज़रिए, चुनावी प्रचार के ज़रिए एक आदर्श मॉडल बनाने की कोशिश की गई थी, उस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई थी और उसके झांसे में इस देश के असंख्य लोग आ गए और उस झांसे की बदौलत प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। तो वो एक मॉडल था जिसकी पोल खुलते बहुत समय लगा। लेकिन आज उस मॉडल के बारे में क्या कहा जा रहा है? राहुल गांधी के बयान पर गौर करने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि गुजरात का जो मॉडल है वो कोई आर्थिक मॉडल नहीं था, इकोनॉमिक मॉडल नहीं था, वो बल्कि चुनाव चोरी का मॉडल था। अब उन्होंने चुनाव चोरी का मॉडल इसे क्यों कहा, आर्थिक मॉडल कहने से क्यों उसको खारिज कर दिया, इस पर जाने की ज़रूरत है। इस पर आज हम जा रहे हैं और इसकी जो त्वरित प्रेरणा है, जो हाल में जो घटना घटी है उससे उन्होंने ये कमेंट किया है, वो ये है कि गुजरात के 10 ऐसी पार्टियों को देखा गया है, पाया गया है, जिनको केवल 5 साल के अंतराल में 4,300 करोड़ रुपए का चंदा मिला। अगर ये पार्टियां बड़ी होती, बड़े स्तर पर चुनाव लड़ रही होती, कुछ सीटें हासिल कर रही होती, उनको वोट मिल रहे होते, तो मान लिया जाता कि उनकी ताकत है और उस ताकत के बल पर उन्हें चंदा मिलता है और जो चंदा देने वाले हैं उन्हें भी लगता है कि ये पार्टियां कुछ अच्छा कर सकती हैं। लेकिन ये 10 की 10 पार्टियां अनाम किस्म की पार्टियां हैं, गुमनाम किस्म की पार्टियां हैं, जिनका कोई वजूद गुजरात में नहीं है सिवाय कागजों के। इन 10 पार्टियों को इतनी बड़ी रकम चंदे में मिली तो ये सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार इन पार्टियों में ऐसा है क्या जो इन्हें इतनी बड़ी रकम चंदे में मिल रही है। ये जो चंदा देने वाले हैं वो कौन लोग हैं, किस मकसद से इन्हें इतना बड़ा चंदा दे रहे हैं? ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग का एक रास्ता है कि राजनीतिक दलों को चंदा दो और फिर कुछ कमीशन काट के वापस ले लो, वाइट मनी कर लो। इस मामले में गुजरात के कई सीए के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, जिन्होंने इन पार्टियों के जो बैलेंस शीट है उसको देखा है, जांचा है और ओके किया है। तो एक तो मनी लॉन्ड्रिंग का खेल इस चुनावी तंत्र के जरिए किया जा रहा है, ये एक पकड़ में आती बात। लेकिन बात यही नहीं रुकती है, बात इससे भी आगे जाती है कि जिस राज्य में मोदी और शाह का पूरा शिकंजा हो, पूरा नियंत्रण हो, उनके चप्पे चप्पे पर उनकी नज़र हो, हर घटना, हर गतिविधि उनसे, उनकी नज़र में, उनके रिकॉर्ड में है, वो उससे छुप नहीं सकती है। 15 साल तक तो प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ रहे। हालांकि ये पार्टियां 2018 के आसपास बनी हैं, 2018 के बाद बनी हैं। उस समय तो
प्रधानमंत्री बन गए थे मोदी, केंद्र में आ गए थे, लेकिन सरकार बीजेपी की ही थी। और हम सब जानते हैं कि गुजरात की बीजेपी की सरकार भी दिल्ली से चलाई जाती है। मोदी और अमित शाह उसके संचालक हैं, चालक हैं, आप जो भी कह लीजिए। तो उनकी देख रेख में अगर ये पार्टियां इस तरह का खेल कर रही थीं, तो क्या चुनाव चोरी करने का जो पूरा देश भर में अभियान चल रहा है, क्या ये 10 पार्टियां उसका भी हिस्सा थीं और उन्हें मोदी शाह का संरक्षण मिला हुआ था? ये सवाल बहुत बड़ा उठ खड़ा हुआ है। फिर दूसरा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि अगर ये पार्टियां 5-7 साल से काम कर रही हैं, इस बीच में 3 चुनाव हुए हैं, एक विधानसभा का, 2 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, और उनमें इन पार्टियों ने कुल मिलाकर, इन 10 पार्टियों ने 43 उम्मीदवार खड़े किए और उनको कुल वोट 54,000 मिले और उनका कोई भी प्रत्याशी नहीं जीता है। मज़े की बात यह भी है कि इन पार्टियों ने चुनाव नहीं लड़ा, बहुत कम कैंडिडेट खड़े किए, चुनाव लड़ा, कम कैंडिडेट खड़े किए और उनको इतने कम मत मिले। इसके बावजूद उन्होंने खर्चा भरपूर किया, अच्छा खासा खर्चा चुनाव पर किया, नहीं दिखाया कि उन्होंने खर्च किया है, या हो सकता है खर्च किया हो लेकिन दूसरी पार्टी के लिए किया हो, खर्च अपने में दिखाया हो, ताकि वो पार्टी इस खर्च का फ़ायदा उठा ले, उसे अपने खाते में ना दिखाना पड़े, चुनाव आयोग की नज़र में ना आए। क्या ये खेल चल रहा था कि इन पार्टियों को पालो, जेब में इनके नाम पर चंदा आएगा, इस्तेमाल हम करेंगे इन पार्टियों का? क्या ये खेल चल रहा था? चुनाव चोरी का जो खेल है उसमें इन पार्टियों की ये भूमिका तय की गई थी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा था? चुनाव आयोग भी क्या इस मामले में शामिल था? क्या उसकी मौन सहमति थी? उसको चुप रहने के लिए कहा गया था? जबकि एडीआर, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, जो लोकतंत्र के लिए लड़ने वाली एक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, किसी पार्टी से उसका लेना देना नहीं है, उसने पहले ही ये रिपोर्ट दे दी थी 1-1.5 महीने पहले। तब भी चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और अब ये रिपोर्ट आ गई है, तब भी कोई प्रतिक्रिया अभी तक ना तो उसकी तरफ से आई है ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई है। तो ऐसा क्यों है? ये पर्देदारी क्यों हो रही है? क्यों छिपाया जा रहा है? क्यों ऐसी चीज़ों को संरक्षण दिया जा रहा है? और जब सामने आती हैं तो चुप क्यों लगा जाता है चुनाव आयोग भी और सरकार भी? तो मैंने बात शुरू की थी आपसे गुजरात मॉडल की, जो तब्दील हो गया चुनाव चोरी मॉडल में। लेकिन गुजरात मॉडल की और भी बहुत सारी चीज़ें इस बीच में सामने आई हैं। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की नियुक्ति पर किस तरह का बवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि गुजरात के जजेस को कैसे सुप्रीम कोर्ट में फिट किया जाए, इस पर सवाल उठाया गया है। कैसे कॉलेजियम गुजरात केंद्र सरकार के निर्देशों पर काम कर रहा है, या पता नहीं गुजरात में इतने जीनियस जजेस पैदा हो रहे हैं कि उनका अनुपात जो होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा, या जो दूसरे राज्यों के बड़े हाई कोर्ट्स हैं वहाँ के लोगों को कम मौका मिल रहा है, गुजरात को ज़्यादा मिल रहा है। ये कैसे हो रहा है? एक तीसरी खबर आपको याद होगी वनतारा की आई है, जिसमें एसआईटी गठित की है सुप्रीम कोर्ट ने। वनतारा जो मुकेश अंबानी के लाडले अनंत अंबानी का खिलौना है, एक 3000 एकड़ में फैला हुआ एक जू जैसा बनाया है उन्होंने एनिमल रेस्क्यू के नाम पर। फर्जीवाड़ा, एक बड़ा फर्जीवाड़ा वो है, वो गुजरात मॉडल की ही एक कड़ी है। फिर आपने ये खबर भी देखी होगी कि कैसे देश का जो ड्रग्स है जो सीज हुआ है, उसमें से 65% अकेले अडानी के बंदरगाहों से सीज हुआ है।
तो ऐसा क्यों है? मुद्रा पोर्ट का नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है, जो कि अडानी का है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि गुजरात में ही सबसे ज़्यादा ड्रग्स आ रही हैं, सबसे ज़्यादा पकड़ी जा रही हैं, और क्या पता सबसे ज़्यादा वहाँ से सप्लाई भी हो रही हो। जितनी पकड़ी जा रही हैं उससे ज़्यादा कहीं सप्लाई हो रही हो। तो क्या गुजरात ड्रग्स की सप्लाई का भी एक बड़ा केंद्र बन चुका है? अंबानी के खिलाफ अभियान चल रहा है। ट्रंप भी नाराज़ हैं और मोदी समर्थक भी नाराज़ हैं। वो एक अलग किस्सा है। गौतम अडानी के बारे में जितना भी कहा जाएगा कम होगा। उन्होंने जितना देश का नाम दुनिया में रोशन किया है आप सब जानते ही हैं। अमेरिका में केस चल रहा है उनके खिलाफ। अमेरिका चले जाएं तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, इसीलिए अमेरिका भी नहीं जा सकते वो। और पता नहीं किस किस तरह की खबरें गुजरात से आती जहां पर दलितों पर भयानक अत्याचार होते हैं। दलित उत्पीड़न के मामले में गुजरात कई प्रदेशों से आगे है। वहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त है। वहाँ के विकास के नज़ारे आप जब बाढ़ आती है या कुछ ऐसी समस्या आती, तब हमने देखा कि कोरोना के समय कैसे वहाँ की पूरी व्यवस्था इतनी घटिया साबित हुई थी कि हाई कोर्ट तक ने विपरीत टिप्पणियां की थी। तो गुजरात मॉडल एक्सपोज हो चुका है। एक्सपोज होना एक अलग बात है। तथ्यों कथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया जो झूठे साबित हुए वो एक बात है, लेकिन असल बात यह है कि अब वो एक बदनामी का सबब बन गया है। गुजरात मॉडल कोई गर्व का नहीं, शर्म का विषय बन गया है। गुजरातियों के लिए भी, बीजेपी सरकार के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, क्योंकि कोई भी अब गुजरात मॉडल का जिक्र भी नहीं करता है, कोई बात भी नहीं करता है गुजरात मॉडल की। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में गुजरात मॉडल की चर्चा होती है दूसरे संदर्भों में, यानी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल होगा तो ये गुजरात मॉडल है। बेकसूर लोगों को जेल भेजा जाएगा, गुजरात मॉडल है। माइनॉरिटीज़ के खिलाफ अत्याचार होंगे, गुजरात मॉडल है। करप्शन का एक बड़ा मॉडल गुजरात मॉडल है, जिसमें दसियों गुजराती व्यापारी फर्जीवाड़ा करके, धोखाधड़ी करके, चीटिंग करके विदेश भाग गए हैं या भगा दिए गए हैं। तो जब धांधली, भ्रष्टाचार का जिक्र आता है तो गुजरात मॉडल की बात होती है। तो ये गुजरात मॉडल हमारे सामने आया है और इसमें चुनाव चोरी का एक नया आयाम अब खुलता हुआ दिख रहा है। शायद आने वाले दिनों में और भी खुलेगा ये। कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में मतदाता सूचियों में गड़बड़ियां पाई गई हैं, दूसरी तमाम तरह की अनियमितताएं देखी गई हैं, इसी तरह से हो सकता है गुजरात का चुनाव बीजेपी इन्हीं गड़बड़ियों से जीत रही हो। आपको याद होगा कि इस चुनाव के पहले वाले चुनाव में बीजेपी की हालत पस्त हो गई थी और 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी, बड़ी मुश्किल से सरकार बना पाई थी। लेकिन इस बार उसने पूरा सूपड़ा साफ कर दिया। तो क्या ये वही वोट चोरी का मामला है, चुनाव चोरी का मामला है? ये आने वाले दिनों में ये भी खुलेगा कि गुजरात में इतने सालों तक जो बीजेपी का राज है, बावजूद इसके कि उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोग नाराज हैं, लेकिन वो जीत रही है और बड़े बहुमत से जीत कर आ गई। तो इसकी भी पोल पट्टी खुल सकती है आने वाले दिनों में, जब हमें पता चलेगा कि मतदाता सूचियों को किस तरह से टेम्पर किया गया, किस तरह से नाम हटाए गए और किस तरह से नाम जोड़े गए। ये तो कांग्रेसियों की लापरवाही है, सुस्ती है, जिसकी वजह से वो अभी तक चुप बैठे थे। किसी ने इस वोट चोरी, चुनाव चोरी के खिलाफ कोई काम नहीं किया। अब जब राहुल गांधी चारों तरफ चिल्ला रहे हैं, तब स्टेट यूनिट जाग रही हैं
और उस पर काम करना शुरू कर रही। लेकिन जब भी ये खुलेंगे राज, तो मोदी, शाह, बीजेपी, इन सब के चेहरों से नकाब हट जाएगा। इनकी उपलब्धियां जो चमचमाती हुई कभी दिखाई जाती थीं, उनकी कलई खुल जाएगी और दुनिया को पता चल जाएगा कि गुजरात मॉडल दरअसल एक फर्जी मॉडल था, फर्जीवाड़े का मॉडल था, चीटिंग का मॉडल था और हर स्तर पर चीटिंग का मामला था, चाहे वो आर्थिक हो और चाहे राजनीतिक हो और चाहे चुनावी घोटालों से संबंध हो उसका। इंतज़ार कीजिए। लेकिन आज की तारीख में ये चुनाव चोरी का जो मॉडल, गुजराती मॉडल है, ये चर्चा में है और इस पर हम सबको ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।